नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए हम चला रहे हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करें एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, पीडीएफ जो है बहुत सारे मिल जाते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसमें देखिए जो है बताई जा रही है कि विथ रेफरेंस टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक एक करके आपको इसको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कितने जो है सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 का है। कब का है? 2005 का है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि ऑल पर्सन seeking information from a central government public authority are required to pay a minimum nominal fee। अब देखिए, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ये सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कीवर्ड ऑल। देखिए, जैसे ही यहाँ ऑल है तो देखिए ऑल नहीं यहाँ पर होगा। तो देखिए, पर्सन जो है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मांगना चाहते हैं या डिज़ायर रखते हैं सेंट्रल पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी से, तो उनको जो है यहाँ पर आपको एक नॉमिनल फीस देना पड़ता है 10 रुपये का। जी हाँ, 10 रुपये का। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन सभी को ये नहीं देना है। जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के हैं, उनको अगर सर्टिफिकेट अटैच कर देते हैं तो नॉमिनल फीस जो 10 रुपये का है वो भी देना नहीं पड़ता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हो चुका है गलत, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, देयर इज ए नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, ये सही है। कोई भी यहाँ पर जो है कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं एप्लीकेशन का। आप सादे कागज पे लिख के भी अपना जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन जो है आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि नेम एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होना चाहिए जो भी एप्लीकेंट है उनका। ध्यान रखिएगा, नेम और कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, और यहाँ पर प्लेन पेपर पे भी सबमिट कर सकते हैं। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट है सही। उसका देखिए, तीसरा है एवरी इंफॉर्मेशन टू एन एप्लीकेंट शैल बी सप्लाइड विथ इन 30 days फ्रॉम द रेसिपिट ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए, यहाँ एवरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक कीवर्ड। तो देखिए, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन को 30 दिनों के भीतर जो है यहाँ पर सप्लाइड करना नहीं है। जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 30 दिन तो है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में 30 दिन है। लेकिन अगर बात हम यहाँ पर करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इट शैल बी सप्लाइड विथ इन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स के भीतर जो है सप्लाइड करना। अगर जो है यहाँ पर कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो 48 घंटे के अंदर जो है इंफॉर्मेशन देना होता है। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट हो चुका है गलत। उसका देखिए, नो अपील कैन बी मेड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखिए, संतुष्ट नहीं है तो आप फर्स्ट अपीलेट के पास जा सकते हैं, फिर सेकंड, इस तरह से जो है आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन से, तब तक आप जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो देखिए, नो अपील यहाँ पर लिखा है, अपील आप कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये भी यहाँ पर हो चुका है गलत। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ओनली वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से हिंदी में भी इसको पढ़ लीजिए कि केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांगने वाले सभी व्यक्तियों को न्यूनतम नाम मात्र शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। नहीं, 10 रुपये देना पड़ता है, लेकिन बीपीएल है तो उनको देना अनिवार्य नहीं है। जानकारी मांगने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। बिल्कुल सही है, आप प्लेन पेपर पे भी आप एप्लीकेशन जो है डाल सकते हैं। उसका देखिए, आवेदक को प्रत्येक जानकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जो है प्रदान की जाएगी। नहीं, लेकिन जो जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर जो है देना होता है। ये भी गलत है। उसका देखिए, सूचना प्राप्त होने के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती। गलत है, क्योंकि अपील की जा सकती है, केवल एक ही यहाँ पर सही होगा।
अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि देखिए सामान्य तौर पर किसी आवेदक को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटों के भीतर आपूर्ति की जाएगी। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा गया है, देखिए ये ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि यदि आवेदन जो है सहायक लोक सूचना अधिकारी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के माध्यम से भेजा गया है या फिर किसी गलत लोक प्राधिकारी को भेजा गया है, तो ध्यान रखिएगा तो 30 दिन या 48 घंटे और 5 दिन उसमें और अलग से जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 35 दिन और यहाँ पर जो है 7 दिन हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि यदि किसी आवेदक को जैसा भी मामला हो 30 दिन या 48 घंटे के निर्धारित समय के भीतर जानकारी प्रदान नहीं की जाती है या उसे कोई गलत जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है, जो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी है। ऐसी अपील उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर ही दायर की जानी चाहिए जिस दिन सूचना की आपूर्ति के 30 दिनों की सीमा समाप्त हो जाती है, या फिर उस तारीख से जिस दिन सूचना या सार्वजनिक सूचना अधिकारी का निर्णय प्राप्त होता है। तो 30 दिनों के भीतर जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी 30 दिनों की अवधि के भीतर या फिर असाधारण मामलों में अपील की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से जो है केंद्रीय सूचना आयोग के साथ दूसरी अपील कर सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विथ रेफरेंस टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित यह स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में की गई है। तो अनुच्छेद 44 किस पे है, तो डीपीएसपी में है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, यानी कि ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट 3 है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या ये बात करता है, तो यहाँ पर जी हाँ, तो आर्टिकल 44 में ऐसा कहा गया है जो कि पार्ट 4 में है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें कि स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसी बात कही गई है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके देखिए बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर कैन मेक लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पर्सनल लॉ सच एज यहाँ पर ध्यान देखिएगा intestacy, successions, wills, joint family and the partition, marriage, divorce। तो क्या है ये एंट्री 5 ऑफ द लिस्ट 3rd दैट इज ए कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ध्यान रखिएगा कंकरेंट लिस्ट में आता है ये। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो ये जो है स्टेट यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर जो है यहाँ पर कानून बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। उसका देखिए पर्सनल लॉ सब्जेक्ट लाइक मैरिज एंड द डिवोर्स आर द पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द। तो देखिए 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची में 3 यहाँ पर सूची रखी गई है। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो मैरिज एंड डिवोर्स जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक कंकरेंट लिस्ट में है। तो ध्यान रखिएगा एक कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि लिस्ट 3rd और एंट्री 5 है, यानी कि 7th शेड्यूल में। तो इस पे देखिए जब कंकरेंट लिस्ट में है तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट दोनों बनाता है कानून। तो इस तरह से तीसरा भी सही है। तो यानी कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देखिए प्रयास करेगा, बाध्यकारी नहीं है। तो अनुच्छेद 44 में ऐसा जिक्र किया गया है। समान नागरिक संहिता पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। विवाह और तलाक ये भी याद रखिएगा, एक कैसा है तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, यानी कि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस
डज नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। अब देखिए अनुच्छेद 368, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 368 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन से रिलेटेड विषय है। तो देखिए जो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इसमें जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360 की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा बिल्स दैट आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है। इस वजह से अनुच्छेद जो है 368 से इसको जो है अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसका देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि मोशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर डिसाइडेड बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो देखिए मोशन यहाँ पर बात किया गया है। तो देखिए मोशन जो है यहाँ पर जब इंट्रोडक्शन की जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी से। तो यह स्टेटमेंट ये गलत हो गया। उसके देखिए प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सेकिंग द एक्सटेंट ऑफ द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो देखिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है यहाँ पर सही है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 1 और 3 आर करेक्ट। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। उसके देखिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश करने के प्रस्ताव का निर्णय, देखिए जो विधेयक है उसको पास करने के प्रस्ताव के पास करने का निर्णय जो है इसको सिंपल मेजोरिटी से सीधे सीधे साधारण बहुमत से इसको पास किया जाता है। ये गलत है। उसके देखिए राष्ट्रपति को संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा की मांग करने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। देखिए दोस्तों ये देनी होगी, तो ये इसको बाध्यकारी बनाया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 आर करेक्ट। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। फिर से भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात किया गया है। अब देखिए इसमें बात किया गया है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव प्रोविजंस नीड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेटर फॉर देयर अमेंडमेंट। यानी कि ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में तो बात किया गया है, लेकिन इसमें बात किया गया है कि इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता इसमें से किसमें है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3 तरह का यहाँ पर अमेंडमेंट होता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ, ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन जरूरी है। तो ये जो है आपको मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और साथ ही साथ रेटिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, इसमें भी। उसका देखिए लिस्ट मेंशन इन द 7th शेड्यूल, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है रेटिफिकेशन चाहिए। तो इस तरह से ऑल 3 आर करेक्ट है। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, 7वीं अनुसूची में उल्लिखित सूचियां, तो इसमें अगर संशोधन करना है तो इसमें जो है राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन, यानी कि आधे से ज्यादा जो है राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन जो है चाहिए। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रहेगी। तो देखिए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।